गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन में। आज बहुत इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट तारा के बारे में जानेंगे और प्रोजेक्ट लून के बारे में जानेंगे। सन की वेरियस लेयर्स को डिस्कस करेंगे। क्या होता है कोरोनल मास इजेक्शन, ये डिस्कस करेंगे। और ईरान की फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। जानेंगे स्क्रैमजेट और रैमजेट इंजन में क्या डिफरेंस होता है और हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। तो डिस्कस करते हैं हम। पहला आर्टिकल इंडिया का क्या है। इंडिया कह रहा है कि इंडिया रीइटरेट्स कॉल फॉर सॉवरेन पैलेस्टाइन स्टेट। देखो, इंडिया ने दो बातें की हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, जब टेरर अटैक कहा गया मोदी जी के द्वारा हमास को, जब हमास ने एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो वो पैलेस्टाइन से अटैक करती है, इज़राइल पर अटैक करती है, तो इसको हमारे पीएम के द्वारा टेरर अटैक कहा गया। मगर बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज़ ने कहा कि ये टेरर अटैक नहीं है, ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये अपनी ज़मीन के लिए लोग लड़ रहे हैं। इसके 5 दिन बाद क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि हम किसी भी तरह की वायोलेशन के खिलाफ हैं, मतलब किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ हैं। हम आज भी उस मांग पर अड़िग हैं, सॉवरेन पैलेस्टाइन स्टेट, मतलब एक पैलेस्टाइन का स्टेट बनना चाहिए इजराइल के लिए और एक बॉर्डर डिसाइड होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, तो ओस्लो अकॉर्ड में डिसाइड हुआ था कि हम जो है 2 स्टेट बनाएंगे और यूनाइटेड नेशन ने इसको माना था। मगर बहुत सारे पैलेस्टाइन स्टेट इसको मानने को तैयार नहीं है। यही मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आए दिन अटैक करते हैं, कभी इजराइल पर, कभी इजराइल के द्वारा अटैक किया जाता है। मगर रिटेलिएटरी अटैक में बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन लॉस हुए हैं। हमें देखने को मिला किस तरह से बच्चों को और औरतों को मारा गया है, बिल्डिंगों को ख़त्म किया गया है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। मेनली वर्ल्ड कम्युनिटी के द्वारा 2 स्टेट सल्यूशन पर गौर दिया जा रहा है। 2 स्टेट सल्यूशन ही एक ऐसा है ओस्लो अकॉर्ड का जो इसको सक्सेसफुल बना सकता है। आपको यहाँ याद रखना है ओस्लो अकॉर्ड क्या है और क्यों इंडिया सॉवरेन पैलेस्टाइन स्टेट की मांग कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ इसी आर्टिकल में क्या है, ऑपरेशन अजय। कल मैंने डिस्कस किया था हमारे जो सिटीजन्स हैं या हमारे लोग जो इजराइल में फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। मैंने कल आपको ऑपरेशन पोलो भी बताया था, तो दोनों ऑपरेशन न्यूज़पेपर में आए हुए थे, इसलिए मैंने आपको डिस्कस किया था। आप इसे एक साइड पेज पर लिख लेना, ऑपरेशन अजय और ऑपरेशन पोलो क्या चीज़ है। ठीक है, अगला आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है रिटेल इन्फ्लेशन से। देखो, रिटेल इन्फ्लेशन कूल्ड हो गई है, मतलब हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो डिसाइड करती है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत डिसाइड किया जाता है जो हमारी इन्फ्लेशन होगी वो इन्फ्लेशन होगी 4 ± 2%। मतलब हमको जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो 2 से लेकर 6% के बीच में रखना है। मगर रिसेंटली क्या देखा गया, 2-3 साल से जो कोरोना के बाद से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी आ रही है, तो इन्फ्लेशन बहुत दिनों के बाद 5% पर आई है। तो ये एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आप यहाँ 2 चीज़ें जान लीजिए। पहली चीज़, रिटेल इन्फ्लेशन किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। देखो, रिटेल इन्फ्लेशन पब्लिश की जाती है हमारा एनएसओ के द्वारा, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में, मॉस्पी में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेना इसे। मैं आगे आपको इसके नोट्स तो दूंगा ही दूंगा, मगर आप इस चीज़ को नोट कर लेना कि रिटेल इन्फ्लेशन किसके द्वारा पब्लिश की जाती है और इन्फ्लेशन के टारगेट को कौन डिसाइड करता है। मैंने बताया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर में से 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से आते हैं और 3 मेंबर जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर होते हैं ये एक्सपर्ट होते हैं फाइनेंशियल फील्ड में, ठीक है, फाइनेंस के फील्ड में ये एक्सपर्ट होते हैं। और इन सभी 6 मेंबर होते हैं, इनका जो टेन्योर होता है 4 साल होता है, ठीक है, 4 साल टेन्योर होता है। और ये दोबारा
रिन्यू नहीं हो सकता इनका टेन्योर, ठीक है, मतलब ये एक बार के लिए ही चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। अगली चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, जो चीज़ मुझे याद आ रही मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये रिटेल इन्फ्लेशन जो डिसाइड करता है ये सीपीआई बेस्ड होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब आपको पूछेगा यूपीएससी, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा इन्फ्लेशन का टारगेट डिसाइड किया जाता है, इन्फ्लेशन डिसाइड की जाती है, वो किसके बेस पर होती है, तो आप कहेंगे वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पर होती है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट जाती है, रिटेल इन्फ्लेशन क्या चीज़ है और कैसे ये वर्क करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने लोग होते हैं, कितने साल के लिए होते हैं, और क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होलसेल प्राइस पर इंडेक्स पर वर्क करती है, नहीं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर वर्क करती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, जहाँ जहाँ से चीज़ें याद आई मैंने आपको बताया, आगे मैं इसे इलेबोरेटली समझाऊंगा। अगला फ्रंट पेज का आर्टिकल जो है, इंडिया को रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया को रैंक 111 प्रोवाइड हुई है, जो वास्ट रैंकिंग है। मतलब इस रैंकिंग से डिसाइड होता है कि हमारे यहाँ हंगर की क्या पोजीशन है, मगर गवर्नमेंट ने इसको रिटेलिएट किया है। गवर्नमेंट ने कहा है जो इसकी मेथोडोलॉजी है वो फ्लॉड है, मतलब कहा गया है कि इसकी मेथोडोलॉजी में एरर है, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों में 5 साल से कम बच्चों का डेटा देखता है। देखो हम पहले देख लेते हैं इसमें होता क्या क्या। देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स फर्स्ट हम देख लेते हैं किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, फिर आपको मैं बताता हूँ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश की जाती है, देखो ये ज्वाइंटली पब्लिश की जाती है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा, हाइफ या लाइफ पढ़ते हैं इसे। तो ये दो लोग इसे मिलकर पब्लिश करते हैं, और इसके अंदर जो डेटा लिया जाता है, जो इसके इंडिकेटर हैं, उसमें अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टिलिटी चीज़ें होती हैं। देखो अंडर नरिशमेंट क्या होता है, इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक, मतलब आपके यहाँ लोगों को कैलोरी की फुल मात्रा मिल ही नहीं रही है, इसी को अंडर नरिशमेंट कहते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं कि बॉडी का वेट जो है वो हाइट के साथ कम है। मान लो ये बच्चा है, इसकी हाइट इतनी लंबी है, बहुत ज़्यादा हाइट है, मगर वेट क्या है, ये बहुत थिन है। तो जो हाइट के साथ अगर वेट देखते हैं इसे चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं, और एज के साथ अगर हाइट देखते हैं तो इसे कहते हैं चाइल्ड स्टंटिंग, ठीक है। आपको ये चीज़ अच्छे से याद करना चाहिए, क्योंकि आए दिन इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और न्यूज़पेपर में तो आर्टिकल तमाम हेल्थ से रिलेटेड आते हैं, वो बताता है कि इंडिया में चाइल्ड स्टंटिंग कम हो रही है, एडिटोरियल में पढ़ते। तो आपको पता होना चाहिए चाइल्ड स्टंटिंग क्या होती है, एज के साथ हाइट ना बढ़ना, और चाइल्ड वेस्टिंग क्या होती है, हाइट के साथ वेट ना बढ़ना। इन अंडर नरिशमेंट क्या होता है, कैलोरी इनटेक इनसफिशिएंट होता है, और चाइल्ड मोर्टिलिटी किसी का 5वां बर्थडे आने से पहले उसकी मौत हो जाना। ये सब चीज़ें इसमें मायने रखती हैं। देखो यही चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप चाइल्ड के बेस्ड पर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स बना रहे हैं, इसमें एडल्ट की तो पॉपुलेशन को आप ले ही नहीं रहे हैं। और मैक्सिमम चीज़ क्या है, ये सर्वे बेस्ड होता है, मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं सर्वे लिया जाता है, बहुत मिनिमम डेटा लिया जाता है, अप्रॉक्स 3000 लोगों का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका अपोजिशन करती रही है, मगर एक सच ये भी है कि हमारे यहाँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रैंकिंग बढ़ी है, इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ये चीज़ आप देख लीजिए, कभी कभी यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगी, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के इंडिकेटर हैं उसमें सभी को जो है बैलेंस मात्रा में लिया जाता है, मगर बैलेंस मात्रा में नहीं लिया जाता। अंडर नरिशमेंट को 1/3 लिया जाता है, चाइल्ड स्टंटिंग को 1/6 लिया जाता है, चाइल्ड वेस्टिंग को 1/6 लिया जाता है, और चाइल्ड मोर्टिलिटी को 1/3 लिया जाता है। तब उसके बेस पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर तय होता है, ठीक है। इंडिया जो है वो सीरियस कैटेगरी में है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 20 से लेकर 34 पॉइंट, इंडिया का स्कोर क्या है, देखो 28.7। तो इस तरह से हमने इस आर्टिकल डिस्कस किया। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूं हो जाता है। पहली चीज़ क्या होता है, जो कंपोजिशन है, जो इसके इंडिकेटर हैं वो इक्वल मात्रा में नहीं लिए जाते हैं जब स्कोर डिसाइड किया जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, इसे कौन पब्लिश करता है। तीसरी चीज़ क्या है कि चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है, चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है, ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होता है, और अंडर नरिशमेंट क्या होता है। मैंने एक एक चीज़ आपको अच्छे से बताई है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है और अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं। अगला आर्टिकल रिलेटेड है प्रोजेक्ट तारा के बारे में। देखो मैंने प्रोजेक्ट तारा को आपको शायद पहले भी डिस्कस किया है, आज फिर डिस्कस कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट तारा जो है वो
स्टार्ट किया गया है अल्फ़ाबेट के द्वारा। अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट पेरेंट कंपनी है गूगल की, ठीक है, ये पेरेंट कंपनी है गूगल की। इसमें क्या होगा, इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, लाइट बीम इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड अफ्रीका। मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर लाइट बीम का यूज़ होगा और इससे इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसमें यूटिलाइजेशन किया जाएगा फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। मतलब क्या होता है, देखो फ्री स्पेस, देखो ऑप्टिकल फाइबर लाइन क्या होता है, एक वायर होता है, ऐसे एक वायर जाता है आपके घरों में और इसके बीच में ऐसे खाली स्पेस होता है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे जो इंटरनेट है वो ऐसे जाता है ऑप्टिकल फाइबर लाइन में। आपको ये दिखेगा नहीं, बहुत कम स्पेस होता है, इसे ऑप्टिकल फाइबर लाइन कहते हैं। मगर फ्री स्पेस ऑप्टिकल फाइबर लाइन क्या होता है, लाइट पर वर्क करता है। आपका घर ये है और एक घर ये है, ठीक है, तो ये दो घर हैं, यहाँ पर लाइट, यहाँ पर बल्ब की रोशनी, यहाँ पर ये लाइट जा रही है, यहाँ पर कोई ऑप्टिकल फाइबर लाइन नहीं है। इस लाइट के थ्रू हम इंटरनेट को ट्रांसफ़र करेंगे। ये चीज़ आप लोग अच्छे से जान लीजिए कि यहाँ पर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन वर्ड यूज़ हुआ है मगर ऑप्टिकल फाइबर लाइन नहीं है। ये चीज़ कभी कभी यूपीएससी कंफ्यूज करता है। प्रोजेक्ट तारा क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, ठीक है, यही चीज़ यहाँ बताई गई है। फ्री स्पेस एक्ट एज ए कम्युनिकेशन चैनल। मैंने बताया आपको कि जो फ्री स्पेस होगा वही कम्युनिकेशन चैनल की तरह वर्क करेगा। अब इसका यूज देखो क्या लिखा, इट यूजेस बीम ऑफ लाइट टू डिलीवर हाई स्पीड हाई कैपेसिटी कनेक्टिविटी ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब जो लाइट की बीम होगी, देखो लाइट की बीम कैसे चलती है, मान लो ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, यहाँ से लाइट निकलेगी तो ऐसे एकदम लाइन में चलती है। इसी लाइट की बीम का यूज़ करके हम इंटरनेट को ट्रांसफ़र करेंगे और ये स्पीड अप टू 20 Gbps देगा और ये 20 किलोमीटर तक होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितने किलोमीटर तक होगा और क्या ये इसमें फाइबर लाइन यूज़ होगी नहीं होगी। फाइबर लाइन ऑब्वियस सी बात है यूज़ नहीं होगी, क्योंकि फाइबर लाइन से रिलेटेड तो और सारे प्रोजेक्ट हैं, मगर गूगल ऐसा प्रोजेक्ट ला रहा है जो हम बहुत सारी डिस्टेंस जो होती हैं जहां पर फाइबर लाइन नहीं बिछ सकती। देखो प्रोजेक्ट लून क्या था, प्रोजेक्ट लून के अंदर क्या किया गया था, हम बलून के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे थे। कैसे बलून के थ्रू, आप देखो बलून के थ्रू कैसे कर रहे हैं। ये मान लो एक बलून है जो गैस से चलता है, यहाँ पर ऐसे चलता है, उड़ता रहता है, यहाँ से क्या होता है इंटरनेट जाता है। और अगर ये पहाड़ों के बीच में ये घर है तो इस घर में हम इंटरनेट देते थे। इसे प्रोजेक्ट लून कहा गया, ठीक है, ये प्रोजेक्ट लून कहलाता था। जबकि अभी क्या किया गया, फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट तारा के तहत हम यूज करेंगे लाइट बीम का, ठीक है। अब आगे इन्होंने क्या बताया गया है, फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन रिफर टू आउटडोर ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। मतलब जो ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन है वही चीज़ बार बार कह रहे हैं मगर नाम अलग अलग दे दिया है कि ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन यूज होगा वेयर एज शॉर्ट डिस्टेंस लार्जली इंडोर ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, आप अच्छे से ध्यान दीजिए उस चीज़ पर कि लाईफाई का यूज़ हुआ है, लाइट फिडेलिटी। क्या चीज़ है लाइट फिडेलिटी? देखो यूपीएससी ने पूछा था एक क्वेश्चन, वाईफाई और लाइट फिडेलिटी में क्या डिफरेंस है। देखो वाईफाई क्या होता है, एक ऑप्टिकल फाइबर लाइन आपके घर आती है, यहाँ पर एक सेट टॉप बॉक्स लगाया जाता है, ये एंटीना होता है और आपको वाईफाई मिलता है। जबकि लाइट फिडेलिटी में क्या होता है, इसमें लाइट का यूज़ किया जाता है। ऐसे एक लाइट जलेगी रॉड में, यहाँ से लाइट सीधी सीधी निकलेगी, इस लाइट से इंटरनेट आपको प्रोवाइड होगा। तो यही डिफरेंस है। तो लाईफाई और वाईफाई में यूपीएससी ने डिफरेंस पूछा था। देखो क्या बताया, लाईफाई यूजेज लाइट विद इन विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम टू इनविजिबल लाइट स्पेक्ट्रम टू ट्रांसमिट डेटा। मतलब विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम से हम इनविजिबल एरिया में जा रहे हैं, मतलब अगर कहीं लाइट जल रही है तो वहां पर हम इजीली इंटरनेट पहुंचा सकते हैं। अब इंटरनेट फाइबर इसके मतलब फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस के एडवांटेज क्या क्या है ये देख लेते हैं। देखो एडवांटेज क्या है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा क्योंकि इसमें बहुत कम कॉस्ट लगेगी, फाइबर लाइन बिछाई नहीं जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्विकली डिप्लॉय, मतलब आप जो है बहुत इजीली इसे डिप्लॉय कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं हाई डेटा को, और जो डिफ़िकल्ट टेरेन है, डिफ़िकल्ट एरिया है, वहाँ पर फाइबर की कनेक्टिविटी पहुँचा सकते हैं। देखो फाइबर वर्ड यूज़ हुआ है मगर इसमें फाइबर केबल यूज़ नहीं होगी। चैलेंजेस क्या है, अगर फॉग आ जाता है तब भी ये
काम करना छोड़ देता है, ठीक है। अगर कोई बर्ड का इंटरप्शन, अरे ऑब्वियस सी बात है, ये लाइट जा रही है, अब इस लाइट में यहाँ पर बर्ड आ गई तो ये इंटरप्ट हो जाएगा, फॉग आ गया इंटरप्ट हो जाएगा। तो इसीलिए फाइबर लाइन जो है वो बेस्ट लाइन कही जाती है, क्योंकि उसमें वायर का यूज़ होता है वायर का यूज़ होता है और उसमें सिग्नल जो है डिस्टॉर्ट नहीं होता। अब अगली बात इन्होंने क्या बताई गई है, इसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमने प्रोजेक्ट लून यूज़ किया था। प्रोजेक्ट लून क्या था, प्रोजेक्ट लून में हमने बलून के थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई थी। तो मैंने आपको प्रोजेक्ट तारा बता दिया, फ्री बीम इंटरनेट टेक्नोलॉजी क्या होती है, लाइट बीम इंटरनेट टेक्नोलॉजी क्या होती है, फ्री स्पेस ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम क्या होता है, और प्रोजेक्ट लून के बारे में बताया, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अगला आर्टिकल कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में। देखो कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, देखो सोलर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ये चीज़ देखो आप यहाँ पर, आप दिखाता हूँ मैं आपको सोलर का। ये सोलर में बहुत सारे रीजन होते हैं, ये देखो सोलर में सबसे अंदर जो होता है वो कोरोना होता है। देखो ये देखो सबसे अंदर कोर होता है, फिर क्या होता है, कोर के बाद रेडिएटिव जोन होता है, कन्वेक्टिव जोन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सब सरफेस फ्लो होता है, फोटोस्फीयर होता है, फिर सन स्पॉट्स होते हैं, फिर ये जो फ्लेयर्स निकलती हैं इसे हम कोरोनल फ्लेयर्स बोलते हैं, क्रोमोस्फेयर्स होता है, कोरोनल होल होता है, कोरोनल होल को हमने पहले भी डिस्कस किया है, और प्रोमिनेंस, ये प्रोमिनेंस कहते हैं जो ये फ्लेयर्स निकलती हैं अब, और सबसे आउटर रीजन कोरोना होता है। तो इस तरह से हमने जाना कि सोलर में कौन कौन से रीजन होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है सन, सन इसलिए इंपॉर्टेंट है आजकल हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन जो लैग्रेंजे पॉइंट 1 पर छोड़ा गया है, इसमें सन को स्टडी करेगा। और जब ये सन को स्टडी करेगा तो यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। बताओ कोरोना में कितने पार्ट होते हैं, क्रोनोलॉजी बताओ। कोर सबसे अंदर होता है, कोर के बाहर रेडिएटिव जोन होता है, उसके बाहर कन्वेक्टिव जोन होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। पूछ सकता है क्या कोरोना सेकंड मोस्ट पार्ट होता है, नहीं, कोरोना जो है आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है। फिर कोरोनल होल के बारे में पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़ना पड़ेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ देगा अब ये यहाँ पर देख लेते हैं हम कि कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है। क्या होता है जब सूर्य अपनी एग्जैक्ट टेम्परेचर को रिलीज करता रहता है, क्या होता है, जो क्रोमोस्फेयर होता है सन का, उस क्रोमोस्फेयर से सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं, और यही सोलर फ्लेयर्स जो होती हैं सन के आउटर स्पेस में हीट प्रोवाइड करती हैं। इसी को कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। ये कोरोनल मास, देखो साइंटिस्ट स्पॉट कोरोनल मास इजेक्शन और सोलर इरप्शन दैट मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर 6 ईयर। मतलब जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है, जो सन के सरफेस से निकलता है, उसके फोटोस्फीयर से निकलता है, वो क्या करता है, हमारे सन के जो आउटर लेयर है, मैंने आपको आउटर लेयर दिखाई कोरोना, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है। अभी क्या किया गया है, देखो हमारे यहाँ एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस नैनीताल में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये जो है एराइज जिसे बोलते हैं, इसने फाउंड किया है कोरोनल मास इजेक्शन को, जो मेंटेन रखता है अपने टेम्परेचर को। वही बात बताइए, मगर यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, जो एरीज इंस्टीट्यूट है, एरीज की फुल फॉर्म क्या बताई, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, जो नैनीताल में स्थित है, जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। ये आप याद रखना। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट वो होते हैं जो अपने रिसोर्सेज को खुद ही मैनेज करते हैं, आए दिन गवर्नमेंट का उसमें इंटरफेरेंस नहीं रहता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई। देखो क्या बताया गया है, अब यहाँ पर ये चीज़ देखो क्या बताया, डेंसिटी ऑफ कोर डिक्रीज बाई अबाउट 3.6% एट मूव आउटवर्ड। मतलब कह रहा है जो सन का कोर है, अंदर वाला पार्ट है जो सन का मैक्सिमम, उसमें क्या होता है, डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, कोर की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है और आउटवर्ड मूव कर रही है। अगली बात क्या बताई गई, एक्सपेंशन ऑफ द कोर बिहेव मोर लाइक ए आइसोथर्मल प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर रेदर देन एडियाबेटिक प्रोसेस वेयर हीट एक्सचेंज अकर। कह रहा है जो कोर बिहेव कर रही है, जो एक्सपेंड हो रही है कोर, ये कोर एक्सपेंड हो रही है मगर आइसोथर्मल की तरह वर्क कर रही है। मतलब इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है।
टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और एडियाबेटिक प्रोसेस की तरह मूव नहीं कर रही है। मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होती है, हीट एक्सचेंज होती है एक जगह से दो जगह। मतलब इससे पता चलता है कि कोर हमारी जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन किए हुए है और उसका जो टेम्परेचर है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होता है। अब क्या है, इन्होंने ये बताया इससे हमारा क्या होगा। देखो बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे द्वारा भेजे जाते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। उसमें क्या होता है, जब सोलर फ्लेयर्स आती हैं, जैसे मान लो ये सन है हमारा और सन में से यहाँ से सोलर फ्लेयर्स निकलेंगी, ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगी और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, यहाँ कोई सैटेलाइट चल रहा है, तो ये सोलर फ्लेयर्स जो होती हैं हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टॉर्ट कर देती हैं और कभी कभी डैमेज भी कर दिया जाता है। तो यही बात बताई गई है, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने आप की जो अंडरस्टैंडिंग है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि कैसे हम जो है अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को और स्ट्रांग बना सकते हैं। देखो इन्होंने क्या बताया है, आगे इंडिया जो है आदित्य L1 मिशन भेज रहा है, भेज नहीं रहा है, भेज दिया गया है। उसमें एक विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ होगी जो हमें कोरोनल मास इजेक्शन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ इनर कोरोना, मतलब कोरोना के इनर वाले पार्ट के बारे में हमें बताएगी। आगे इन्होंने क्या बताया, कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, एक जिएंट क्लाउड होता है और सोलर प्लाज्मा होती है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं और जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आकर सोलर फ्लेयर्स रिलीज करती हैं और सोलर फ्लेयर्स जो होती है हमारे अर्थ के कम्युनिकेशन सिस्टम को ये नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, अगला आर्टिकल रिलेटेड है ईरान के फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। देखो ईरान ने रिसेंटली अभी एक एक्सपेरिमेंट किया है हाइपरसोनिक मिसाइल का। ये चीज़ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल पर वर्क कर रही है। अभी भी इंडिया जो है हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप नहीं कर पाई है, जबकि यूएस, चाइना और इन जैसी कंट्रियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर चुकी है और रसिया ने भी ये चीज़ डेवलप कर ली है। आप अच्छे से इस चीज़ को लर्न कर लेना, आगे भी ये टॉपिक आएगा। तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो ईरान ने नाम रखा है उसका फतह नाम रखा है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, रिसेंटली ईरान ने एक मिसाइल लॉन्च की है जिसका नाम फतह है, क्या ये पॉइंट सही है? तो आप कहोगे ठीक है। इसकी जगह वो पाकिस्तान भी रख सकती है कि एक जो मिसाइल लॉन्च की गई है पाकिस्तान के द्वारा उसका नाम फतह है, उसका हाइपरसोनिक है, गलत हो जाएगा। उसकी जगह ईरान हो जाएगा। ईरान ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की है जिसका मतलब उसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया है और उसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा होगी। देखो साउंड की स्पीड आप देख लो, पहले यहाँ देख लो मैक स्पीड क्या होता है। जब कोई व्हीकल साउंड की स्पीड के कम चलता है उसे सबसोनिक व्हीकल कहते हैं, और जब वो साउंड की स्पीड के बराबर चलता है तो ट्रांससोनिक कहा जाता है, और साउंड की स्पीड के 1 गुना ज़्यादा मैक 1 से कुछ ज़्यादा चलता है उसे सुपरसोनिक कहा जाता है, और मैक 5 से ज़्यादा चलता है उसे हम हाइपरसोनिक कहते हैं। देखो हाइपरसोनिक की स्पीड क्या होती है, मैक 5 और अप्रॉक्सीमेटली 6174 किलोमीटर पर आवर। आप देख रहे हैं, मतलब इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कोई भी चीज़ याद रखने में। देखो कोई भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं तो उसके अगल बगल की चीज़ क्यों डिस्कस करते हैं, उसका रीज़न होता है कि ताकि आपको चीज़ ईजिली याद हो जाए। अगर आपको वो चीज़ याद नहीं होगी तो आप उसे एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर सीधा सीधा डिस्कस करते हैं, अरे ईरान ने एक फतह मिसाइल लॉन्च की है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, मैक 5 से ज़्यादा स्पीड है, वहीं आप भूल जाओगे। तमाम चीज़ें डिस्कस की जाती हैं कि हाँ फतह मिसाइल है, पाकिस्तान ने नई लॉन्च की है, आप तमाम उसके इर्द गिर्द चीज़ें डिस्कस करते हैं ताकि वो चीज़ आपको याद रहे। कभी कभी आपको ये चीज़ बहुत बकवास लगती होगी, सर तमाम चीज़ें डिस्कस किए पड़े, पॉइंट पे क्यों नहीं आ रहे? पॉइंट पे इसलिए नहीं आते हैं हम लोग ताकि आपको ईजिली आप उसको लर्न कर सकें। अगला पॉइंट क्या बताया गया कि जो एल्टीट्यूड होगा वो मच लोअर होगा देन बैलिस्टिक कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल। आपको यहाँ समझा देता हूँ। बैलिस्टिक मिसाइल देखो क्या होता है। बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ इस कॉन्टिनेंट से लॉन्च की इस कॉन्टिनेंट में, तो ये पैराबोलिक स्पीड बनाएगी। मैंने आपको पहले ही क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस बताया। बैलिस्टिक मिसाइल कभी कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर मार करती है, ठीक है, और इसे ईजिली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, जबकि क्रूज मिसाइल ऐसे चलती है।
अर्थ से बिल्कुल मिले हुए चलेगी, इसे रिकॉग्नाइज करने में डिफ़िकल्टी होती है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है और टारगेट में प्रिसीजन बहुत होता है, मतलब प्रिसाइजली टारगेट करती है। इसमें इतना प्रिसाइज नहीं होता, ये पैराबोलिक चलती है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है वो मच लोअर एल्टीट्यूड में चलती है जैसे कन्वेंशनल, और इसमें टाइप है, टाइप तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, हाइपरसोनिक क्रूज व्हीकल है। क्रूज व्हीकल बता ही दिया मैंने। हाइपरसोनिक क्रूज व्हीकल अर्थ से मिलकर चलेगा और इजीली जो है मार करेगा, ठीक है। एडवांटेज क्या है हाइपरसोनिक मिसाइल का? देखो हाइपरसोनिक मिसाइल का एडवांटेज देखो, ये काइनेटिक एनर्जी पर वर्क करती है। मतलब आपने एक बार मार कर दी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, डिस्ट्रॉय करेगी टारगेट को अंडरग्राउंड फैसिलिटी में भी, ठीक है। यही चीज़ें बताई गई हैं। लॉन्ग रेंज होता है, स्ट्राइक बहुत अच्छी होती है, इनेबल रिस्पांस होता है। अब वो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, वही चीज़ बताई गई है कि यूएस, रसिया और चाइना इसे डेवलप कर चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी और जापान इसको डेवलपिंग स्टेज में है, ठीक है। ये लोग इसे डेवलप कर रहे हैं। और इंडिया जो अभी तक स्क्रैमजेट इंजन को एक्सपेरिमेंट कर चुका है, उसकी स्पीड जो है मैक 6 है। मैक 6 क्या होती है? मैक 6 जो है साउंड की स्पीड से 6 गुना ज़्यादा होती है, मैंने अभी आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं स्क्रैमजेट इंजन और रैमजेट इंजन में क्या डिफरेंस होता है। स्क्रैमजेट इंजन और रैमजेट इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है? सुपरसोनिक कंबसन रैमजेट होता है, जबकि रैमजेट इंजन एक टाइप ऑफ जेट होता है। आपको मैं यहाँ एक चीज़ बता देता हूँ, इन्होंने क्या बताया यहाँ पर। मान लो कोई रैमजेट इंजन है और स्क्रैमजेट इंजन, दोनों ही बोथ, क्या लिखा है यहाँ पर, बोथ एयर ब्रीथिंग इंजन डिज़ाइन फॉर हाई स्पीड फ्लाइट। क्या होता है देखो, कोई भी मान लो ये हमारा जेट है, ऐसे करके जेट ही बना नहीं पा रहा हूँ मैं, अगर हम ऐसे बना लेते हैं, ये जेट है। अब क्या होगा, कोई भी जेट जब मूव करता है तो उसे ऑक्सीजन ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। जब उसे ऑक्सीजन ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, एयर को ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, हम ऑक्सीजन को क्यों ले जाते हैं? जो इसके अंदर फ्यूल होता है इसको कंबसन करने के लिए, इसको जलाने के लिए। जब किसी भी फ्यूल को जलाया जाता है तो हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस एयर का लोड जो है एक्स्ट्रा ना हो, इसीलिए रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन का आविष्कार किया गया, जो बाहर से एयर आई। ये देखो बहुत तेज एयर आ रही है और यहाँ पर हमारे इंजन में एयर जाकर इसको जो है कंबसन कर दे, और कंबसन करने के बाद हमारा जो जेट है वो इजीली, जेट इंजन जो है वो इजीली वर्क कर सके। यही चीज़ यहाँ पर बताने का सार है, कह रहा है बोथ एयर ब्रीथिंग इंजन डिज़ाइन फॉर हाई स्पीड फ्लाइट। मतलब जब बहुत तेज फ्लाइट पर ये चलते हैं तो उस पर ये वर्क करते हैं, ठीक है। अब देखो रैमजेट इंजन के बारे में क्या बताया गया कि रैमजेट इंजन एक टाइप ऑफ इंजन है जो रैम स्पीड पर वर्क करता है, हाई स्पीड पर वर्क करता है, इंटर करती है इसमें हाई स्पीड फॉरवर्ड मोशन में और एयरक्राफ्ट में। मतलब यहाँ से इंटर करेगी ऐसे। ये एक देखो डायग्राम है, ये ट्रू डायग्राम नहीं है मगर एक एक्सपेरिमेंट, आपको यहाँ से एयर इंटर करेगी बहुत हाई स्पीड में और ये इंजन को यहाँ पर एयर दे देगी, ये कंबसन कर देगा, मतलब जलने लगेगा और हमारा यहाँ से फ्यूल की धुआं निकलने लगेगा और ये हमारा जो जेट है, मतलब जेट जो रॉकेट है, ये आगे बढ़ने लगेगा और जो बाकी बची एयर होगी वो यहाँ से निकल जाएगी। यही चीज़ है रैमजेट इंजन। आगे क्या बताया गया कि रैमजेट इंजन में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है और ये मोस्ट इफिशिएंट सुपरसोनिक स्पीड पर वर्क करता है, ठीक है। ये लो स्पीड पर वर्क नहीं कर सकता, मतलब जब आप चल रहे हैं तो कम स्पीड में ये एयर को अंदर नहीं ले सकता, ठीक है। जब फॉरवर्ड मोशन करेंगे तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया एयर मूव करेगी, इंजन के अंदर जाएगी, इंजन में कंबसन होगा, कंबसन का मतलब जलने लगेगा फ्यूल, जब फ्यूल जलने लगेगा तो यहाँ से धुआं निकलने लगेगा, जब धुआं निकलने लगेगा तो इसे ये फॉरवर्ड मोशन दे देगा, ठीक है। स्क्रैमजेट इंजन क्या है? कुछ नहीं है, सुपरसोनिक कंबसन इंजन। मतलब वो जो है सुपरसोनिक कंबसन स्पीड, ये जो हायर स्पीड होती है, जैसे हाइपरसोनिक रेंज होती है, इस पर वर्क करता है, ठीक है। ये आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, डिजाइन टू ऑपरेट एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड टिपिकली द हाइपरसोनिक रेंज। मतलब बहुत ज़्यादा रेंज होगी, हाइपरसोनिक रेंज होगी, उस पर स्क्रैमजेट इंजन वर्क करेगा। देखो लिखा है अनलाइक ट्रेडिशनल जेट इंजन, स्क्रैमजेट इंजन डू नॉट कंप्रेस इनकमिंग एयर बिफोर कंबसन। मतलब कंबसन से पहले जो है इनकमिंग एयर को वो कंप्रेस नहीं करता है। जब हाई स्पीड में
चलता है तो इनकमिंग एयर खुद कंप्रेस हो जाती है और फ्यूल में मिक्स होकर कॉन्टिन्यूअस कंबसन प्रोवाइड करता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। समरी में वही बात बताई गई है। देखो समरी में क्या बताया गया है, दोनों इंजन जो है कंप्रेशन पर वर्क करते हैं, जो एयर आती है अंदर, और बस रैमजेट इंजन जो है सबसोनिक और सुपरसोनिक स्पीड पर वर्क करता है, जबकि स्क्रैमजेट इंजन जो है वो हाई स्पीड हाइपरसोनिक स्पीड अचीव करता है और कंबसन करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए, आपको अच्छे से अच्छे तरीके से हमारे द्वारा ये बताया गया। अगर इसमें लगता है आपको कोई गलती हो गई तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।